हे गाइस, सो आज हम यहाँ पर देखेंगे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। ठीक है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नाम की जो दोनों नदियाँ हैं, इन दोनों के बीच में जो बेसिन है, इन दोनों के हम जीवन देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। मैं बता दूं आप लोगों को कि जो इस प्रकार की नदियाँ जाती हैं, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जब उनका संगम होता है, फिर उसके बाद वहाँ से कट कर ये निकलती हैं, तो वहाँ पर इनको बेसिन कहा जाता है। ठीक ठीक है, तो यहाँ पर हम बताएंगे आप लोगों को बेसिन क्या होता है। तो यहाँ पर जब संगम होगा इन लोगों का, ठीक है, संगम होगा, और ये बीच के जो जगहें हैं, ठीक, बीच में यहाँ का जो ये क्षेत्रफल है ये, और इधर संगम के बाद का जो ये जगह है, इस यहाँ पर, ये इन दोनों को बेसिन कहा जाता है। ठीक है, तो ये रही गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की बेसिन। ठीक है, तो इसमें जीवन के बारे में हम देखेंगे। आज का हमारा यही टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं और देखेंगे शुरुआत में। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो ग्रीन कलर से हेडिंग पड़ी हुई है वो क्या है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर इंग्लिश में अगर हम इसको देखें तो इंग्लिश में इसको कहा जाएगा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र लाइफ इन बेसिन। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द लाइफ। ठीक है, the life in the Ganga and ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? द लाइफ इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इंग्लिश बन जाएगा इसका। और शुरुआत करते हैं वीडियो को। सो देखेंगे हम यहाँ पर गंगा तथा या ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये जो दोनों नदियाँ हैं एक दूसरे की सहायक नदियाँ हैं। जैसे ये गंगा है और ये क्या है? ब्रह्मपुत्र। तो ये एक दूसरे की सहायक नदियाँ है। ब्रह्मपुत्र गंगा की सहायक नदी है और गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये दोनों मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं ये दोनों मिलकर। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे यह बेसिन, ठीक है, यह बेसिन उष्णकटिबंधीय, ठीक है, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे ट्रॉपिकल ऑफ जोन कहा जाता है, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय, जिसे ट्रॉपिकल कहा जाता है। ठीक है, तो यह बेसिन उष्णकटिबंधीय में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय में 10 डिग्री उत्तर, ठीक, 10 डिग्री उत्तर से और 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। ठीक है, अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, जैसे कुछ नदियां यहाँ पर हैं, घाघरा है, सोन है, चंबल है, गंडक है, कोसी जैसी, ठीक है, तो ये कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है? तो जैसे कि यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है,
यहाँ से घाघरा से, यहाँ से ये बताया जा रहा है कि घाघरा नदी, सोन नदी, चंबल नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, इन ठीक है जैसी नदी, ठीक है कोसी जैसी नदियाँ, ठीक है घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी, ठीक है मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद, ठीक एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन का मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत, ठीक है मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद, जैसे इस तरीके का पहाड़ रहता है, ठीक है इस तरीके का रहता है, ये सब कलर रहता है, ठीक है ये सब भरा रहता है। तो यहाँ से जो नीचे की तरफ आए, ठीक है नीचे की तरफ आए इस तरीके से, तो यहाँ पर इस तरीके से सीढ़ी की टाइप बना देंगे, ठीक है सीढ़ी की जैसे बना देंगे, और वहाँ पर इसे कहते हैं गिरिपाद। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, शुरू करते हैं पैराग्राफ को। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत, ठीक है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान के पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद, अभी अभी हमने गिरिपाद को बताया है, तथा सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का नाम हर कोई जानता है, इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन के मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाए जाते हैं। ठीक है, चाप झील क्या होता है? ठीक है, चाप झील क्या होता है? जिस तरीके से यहाँ पर, ठीक है हम बता रहे हैं अभी, ठीक है इस तरीके की नदियां होती हैं कुछ, ठीक है इस तरह की नदियां होती हैं। तो यहाँ पर ये जो भाग है इसका, ठीक है अब यहाँ पर ये जो इसका भाग है, ये काफी नजदीकी के कारण, ठीक है काफी नजदीकी के कारण यह भाग इसका कट जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? चाप झील कहा जाता है। और यहाँ पर भी कट सट गया है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नज़दीकी आ गया है। ठीक है, इस तरीके का जहाँ भी होगा, ठीक है इस तरीके का है, कोई भी नदी है, तो यहाँ पर ये जो इसकी जगह है, ठीक ये बहुत ही पास आ गई है, और इसकी वजह से ये कट कर अलग हो जाए, तो इसी को कहते हैं चाप झील। और ये नदियाँ फिर इसकी यहाँ जाने की बजाय, ठीक यहाँ जाने की बजाय ये इस तरीके से यहीं से कट करके इस तरीके से आएगी, और ये क्या हो जाएगा? ये चाप झील बन जाएगा, एक नदी कटकर। ठीक है, तो इसी को कहते हैं चाप झील। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है? मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। जी हाँ, मैदानी क्षेत्र में नदियाँ होती हैं, तो नदियों को पास आने के कारण चाप झील का निर्माण होता है। ठीक, और यहाँ की जलवायु मुक्त मानसूनी है। ठीक है, यहाँ की जलवायु मुक्त एकदम आज़ाद मानसूनी है। मानसून में
ठीक है। वैसे तो मानसून पूरा भारत के जितने भी प्रदेश हैं सभी में मानसून है, ठीक है, सभी मानसूनी प्रदेश हैं। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है, ठीक है। यानी कि जब जून का महीना आधा खत्म हो जाता है और 15 के बाद 16 से स्टार्ट होता है, तो 16 सितंबर तक वर्षा होती है और कभी कभी तो पूरा अक्टूबर तक वर्षा होती रहती है, ठीक है। मुंबई में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, अधिकतर असम में, ठीक है। तो इस जैसे राज्यों में अधिकतर वर्षा होती है, तो यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। क्या दिया गया, मानसून में मध्य जून से, ठीक है, यानी कि मानसून का जब सीजन चलता है, ऋतु चलता है, तब आधा जून चले जाने के बाद जून में, ठीक है, आधे जून से आधे सितंबर तक वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम, गर्मी, ठीक है, गर्मी के मौसम में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है, ठीक है। तो ये रहता है मानसून। पूरा भारत में जितने भी प्रदेश हैं सभी मानसूनी प्रदेश हैं, ठीक है। देखेंगे आगे। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है, ठीक है। बेसिन में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृत है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण के प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण के प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बेसिन के लिए प्रतिकूल हैं, ठीक है। तो ये इसका मानना है कि तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र जैसे होते हैं ये बेसिन के लिए बहुत ही प्रतिकूल है। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में, जैसे वो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के क्षेत्र, ठीक है, के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो और ही अच्छी बात, ठीक है। और वहाँ लोग रहते हैं, ठीक है। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त आता है, ठीक है। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त आता है। कहने का अर्थ ये है कि मानव जहाँ पर रहना चाहे वहाँ मैदानी क्षेत्र अवश्य होना चाहिए, वो मानव के लिए काफी उपयुक्त होगा, ठीक है। देखेंगे इसके आगे। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। जनसंख्या घनत्व होता क्या है जी, हम बताते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ठीक है। इस तरीके का रहेगा, स्क्वायर में ये भी 1 किलोमीटर का रहेगा, ठीक है, और ये भी 1 किलोमीटर का रहेगा। 1 किलोमीटर की चौड़ाई और 1 किलोमीटर की लंबाई में रहने वाले लोगों को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, ठीक है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जैसे वहाँ पर कोई भी फसल उगाई जा सकती है, बाजरा है, ठीक है, पैडी है, व्हीट है, बरली है, कुछ भी उगाए जा सकते हैं। वहाँ की मिट्टी क्या है, उपजाऊ है, ठीक है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि का उपलब्ध है, ठीक है, जिन स्थलों पर, ठीक है, जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि है, उपलब्ध है, वहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय है, कृषि है, ठीक है, व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ का मुख्य फसल है, ठीक है, धान जिसमें से चावल निकलता है, ठीक है, जिसमें से चावल निकलता है।
ठीक है। स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि का उपलब्ध है, वहां लोगों की मुख्य व्यवसाय कृषि है। ठीक है, जहां समतल भूमि उपलब्ध है वहीं पर लोगों के लिए मुख्य व्यवसाय कृषि भी है। धान वहां की मुख्य फसल है, धान वहां की मुख्य फसल है, क्योंकि धान खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि धान की जब खेती की जाती है तो उसके लिए काफी अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए वहां पर बारिश अधिक होती है और धान की खेती भी अधिक होती है। यहाँ ठीक है, यह इस क्षेत्र में उगाया जाता है। ठीक है, यह इस क्षेत्र में उगाया जाता है जहां अधिक वर्षा होती है। धान वहीं पर उगाया जा सकता है जहां अधिक वर्षा हो, या फिर जिस स्थान पर पानी का काफी आवश्यकता पड़ती, ठीक है, काफी आवश्यकता हो, वहां पर धान उगाने की जरूरत है और लोग उगा भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। ठीक है, आपने सुना ही होगा कि पश्चिम बंगाल और असम के ये दोनों जो राज्य हैं, इन दोनों के राज्यों में चाय के बागान अधिक मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जो सिल्क बिहार और असम के कुछ भागों में यानी कि कुछ जिलों में, ठीक है, सिल्क के कीड़े जो होते हैं ना, सिल्क के कीड़े, उनका संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। सिल्क का जो कपड़ा होता है उसका उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाएं फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, वेदिकाओं फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो अब वेदिका फसल क्या होता है? ठीक है, ये क्या है? ये मान लीजिए पहाड़ है, तो पहाड़ों पर इस सीढ़ी के जैसा बना देंगे। ठीक है, सीढ़ी के जैसा बना देंगे और वहां पर जब बारिश होगी तो वहां पर पानी तेजी से नहीं आएगा। ठीक है, एकदम डायरेक्ट सीधे नहीं आएगा, पहले आएगा यहाँ पर, फिर ठीक है, फिर समतल पर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर समतल पर, फिर नीचे आएगा, फिर समतल पर। ठीक है, तो इस तरीके से पानी का जो बहाव रहता है वो काफी स्लो हो जाता है और काफी धीमी गति हो जाती है उसकी, और इसलिए उन पौधों को काफी जल मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, काफी लोग यहाँ पर फसलें उगाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों वाले लोग अधिक। ठीक है, तो इसे कहते हैं वेदिकाओं फसलें। ठीक है, वेदिकाओं। अब देखेंगे वेदिका कृषि। वेदिका कृषि क्या होता है? ठीक है, वेदिका कृषि, वेदिका कृषि क्या होता है देखेंगे यहाँ पर। अब वेदिकाओं का निर्माण खड़ी, ठीक है, ढलानों, ठीक है, पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ठीक है, वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से आना है, फिर उसके बाद इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर पानी आएगा, फिर इस तरीके से जाएगा, फिर आराम से यहाँ पर आएगा, इसका मोशन स्लो हो जाएगा, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस, तो इस तरीके से सब सीढ़ी का निर्माण होगा। ठीक है, जस्ट 1 सेकंड। इस तरीके से होता है। तो यहां से जब, ठीक है,
यहां से जब पानी का बहाव आएगा, ठीक है, यहां से जब पानी का बहाव आ गया ऊपर से, ठीक, तो ऊपर से जब आएगा तो पहले यहां पर आएगा, फिर नीचे तेजी से आएगा यहां पर थोड़ा सा, फिर उसके बाद यहां पर आएगा आराम आराम से, फिर नीचे आएगा, फिर समतल पर, फिर नीचे, फिर समतल पर, नीचे समतल पर। तो इस तरीके से जब यहां से यहां तक पानी आएगा, ठीक है, तो इसकी मोशन, जो इसकी गति है वो काफी धीमी हो जाएगी और इसलिए पौधों को भरपूर जल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं वेदिका कृषि, जिन्हें खाड़ी ढलनों, ठीक है, खड़ी ढलनों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ठीक है, ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल की प्रवाह तीव्रता से ना हो। अभी हमने बताया कि जल तेजी से आएगा तो पौधों को पानी नहीं मिलेगा, तो इसलिए इस तरीके से आएगा आराम आराम से, पौधों को भरपूर जल मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखेंगे विभिन्न भू आकृतियों के, ठीक है, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पर्णपाती नामक पेड़ भी पाए जाते हैं, जैसे साखू है, पीपल है, सागवान है, ठीक है, अर्जुन है, इस तरीके से कई पेड़ पौधे वहां पर उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस, मैं बता दूं आप लोगों को कि यदि कोई आपसे पूछ ले दुनिया की सबसे लंबी घास कौन सी है, तो ये मत बताना कि जो गांव में नहीं बोलते दूब, दूब नाम की एक घास होती है, ठीक है, उसमें गांठ बनी रहती है इस बांसों की तरह, लेकिन वो स्थल पर एकदम चिपटी रहती है। ठीक है, एकदम चिपटी रहती है, तो ये मत बताना दूब, बोल देना बांस। बांस कहेगा कैसे, वो तो लकड़ी है, कह देना कि वो लकड़ी तो है, ठीक है, वो लकड़ी तो है, बट उसको उपाधि दी गई है घास की। ठीक है, उसको विश्व की सबसे लंबी घास की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो इसलिए वह दुनिया की सबसे लंबी घास मानी जाती है। ठीक, घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। झुरमुट समझ रहे हैं, जब उनकी बहुत काफी लंबे हो जाते हैं बांस नीचे स्थल से, तो यहाँ पर इनके पेड़ बढ़ते हैं। ठीक है, इनके पेड़, इनकी डालें बढ़ती हैं, इनकी पत्तियां बढ़ती हैं, तो एक दूसरे में ये टकरा जाते हैं, टकराते हैं जब, तो एकदम में जकड़ लेते हैं जब, तो इसी को कहते हैं झुरमुट। ठीक है, इसी को कहते हैं झुरमुट। ठीक है, झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। ठीक है, डेल्टा का जो क्षेत्र है वो मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु है एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ या फिर पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, आप चाहे पेड़ कहें या पौधे कहें, वृक्ष कहें, चाहे जो कहें, बात एक ही होगा, ट्री। इंग्लिश में क्या, ट्री। और पौधे की बात करें तो उसको प्लांट कहते हैं, PLANT। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं, प्लांट। ठीक है, इसके आगे देखेंगे एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा, जिसे इंग्लिश में राइनोसोरस कहते हैं, वो ब्रह्मपुत्र के बेसिन और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल, ठीक है, डेल्टा क्षेत्र में जैसे बंगाल में टाइगर है,
मगरमच्छ है, टाइगर को इंग्लिश में टाइगर ही कहते हैं, हिंदी में उसको चीता कहते हैं, ठीक है। मगर है, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल एंड एवं घड़ियाल पाए जाते हैं, ठीक है। जिसको भोजपुरी भाषा में गांव में सूस कहते हैं ना, सूस कहते हैं, तो उसी को कहते हैं घड़ियाल, ठीक। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे बंगाल की खाड़ी है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में, बहुत प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं, ठीक। रोहू, कतला, हिल्स मछलियां की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं, ठीक है। मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां कौन है? रोहू है, कतला है एवं हिल्स। ये 3 ऐसे नाम हैं जो मछलियों का नाम ऊंचा किए हैं, ठीक है, ठीक है। इनकी ऐसी बात नहीं है कि और सब मछलियां बेकार हैं, ये वो भी सही हैं, बट इन लोगों का नाम काफी बड़े स्तर पर दिया गया है, काफी बड़े स्टैंडर्ड पर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे पर्यटक इस बेसिन की, ठीक है, पर्यटक इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, बिहार में बौद्ध स्तूप, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा, मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसी कई दर्शनीय स्थल है, ठीक है। तो क्या है ये? पर्यटक इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा, ठीक है, आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, ठीक है, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी, ठीक है, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, बिहार में बौद्ध स्तूप, ठीक है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातियों की संस्कृति जैसी कई दर्शनीय स्थल है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो हमने बताया अभी को, वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातियों की संस्कृति है, और भी हमने राज्यों के कभी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, ये वीडियो यहीं तक का। सो थैंक यू एंड वॉच लेटर मी। सो वेरी वेरी थैंक्स। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।